शत्रुंजी नाम का एक गांव था जहां पर अनिल नाम का आदमी पकौड़ा बेचा करता था। अनिल अपनी पत्नी निशा के साथ रहा करता था। ठीक अनिल के पकौड़े की दुकान के सामने कुलदीप नाम के व्यक्ति ने चाय और शहर की प्रसिद्ध ओरियो बिस्किट बेचना शुरू की थी। कुलदीप और अनिल एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुलदीप और अनिल रास्ते में मिले। अरे भाई अनिल, पकौड़े कैसे बिक रहे हैं तुम्हारे? अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम ये शहर की ओरियो नाम की बिस्किट लेकर आए हो ना, तब से सबको चाय के साथ इसी बिस्किट को खाना है। अब क्या बताऊं अनिल भाई, धंधा तो मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। कभी आपके पास ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं तो कभी मेरे पास। एक काम कीजिए, अपने पकौड़े को बेचना बंद कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरी दुकान तुमसे पहले शुरू हुई थी, इसीलिए तुम अपनी दुकान बंद करो। मैं तो नहीं बंद करूंगा अपनी दुकान। तो फिर मैं भी बंद नहीं करूंगा अपनी दुकान। दोनों एक दूसरे से झगड़कर अपनी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। और दूसरी ओर जमींदारनी नीतू अपने चेले टीटू को कहती है, टीटू, मुझे एक नया व्यापार खोलना है, बता हम क्या कर सकते हैं? मालकिन, आजकल मैंने देखा है कि गांव में शहरी पकवान ज्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि मैगी नाम का कोई पकवान बहुत ज्यादा बिक रहा है गांव में, और स्वादिष्ट भी होता है। अगर ऐसा है तो कल से हम वो मैगी ही बेचेंगे, वो भी स्वादिष्ट बनाने वाला केमिकल को डालकर। जा टीटू, मैगी की सामग्री ले आ और अपने गुल्लू से, जो दूसरे गांव में दवाई बेचा करता है, उसे खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई ले आ। वाह मालकिन, धंधा खुला नहीं और लोगों को ठगने का उपाय भी सोच लिया। आप तो सच में बड़ी लालची निकली। चल फुट, जो लाने कहा है वो लेकर आ, ज्यादा मुंह मत चला। टीटू सामान लेने चला जाता है और शाम तक सारा सामान लेकर आ जाता है। अगली सुबह जमींदारनी गांव में मैगी बेचने लगती है। ले लो मैगी ले लो, ना ओरियो ना पकोड़े, मैगी खा के लोग दौड़े, मैगी खाओ शक्तिशाली हो जाओ। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और वो मैगी की बात सुनकर रुक जाती है। अरे वाह, मैंने तो सुना है मैगी तो सिर्फ शहर में बिकती है, मगर अब इस गांव में भी बिकेगी मैगी। गांव में मुझे छोड़कर कोई भी मैगी नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो लाओ एक प्लेट मैगी खिलाना। हाँ, अभी खिलाती हूँ। ए टीटू, एक प्लेट मैगी लगा दे। टीटू उस औरत को एक प्लेट मैगी देता है और वो औरत उस मैगी को खा के बहुत खुश होती है। ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, इससे पहले मैंने ऐसा कोई स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया है। आज से हर दिन एक प्लेट मैगी जरूर खाऊंगी। मैगी काफी स्वादिष्ट थी क्योंकि जमींदारनी उसके अंदर स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली दवाई डालती थी, मगर इस बात से गांव के लोग अनजान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जमींदारनी के मैगी के ठेले पर ही अपना नाश्ता और कई बार खाना भी खाया करते थे। अनिल और कुलदीप के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे, इसलिए एक दिन कुलदीप अनिल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अनिल भाई, आजकल धंधा कितना हो रहा है? अब क्या बताएं, धंधा तो ना के बराबर चल रहा है। सब उस जमींदारनी की मैगी के कारण हुआ है। अनिल भाई, मुझे लगता है हमें एक बार जाकर वो मैगी खानी चाहिए। हाँ, चलो जाकर खा के आते हैं। अनिल और कुलदीप दोनों ही जमींदारनी की मैगी की दुकान पर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो टीटू को मैगी बनाते हुए देखते हैं। टीटू स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहा था। टीटू, ये तुम मैगी में क्या डाल रहे हो? ये किस तरह का केमिकल है? अरे भाई कुछ नहीं है, ये तो मैगी को स्वादिष्ट बनाती है। नहीं, मैंने देखा तुम स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोग इसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं? तभी वहाँ जमींदारनी आ जाती है और दोनों से कहती है,
हाँ तो डाल रहे हैं हम वो दवाई, उससे तुम्हें क्या? मगर ये गलत है। हाँ तो क्या, मैं इस गांव की सबसे अमीर इंसान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, जो करना है करो। सबको यही लगेगा कि तुम दोनों का धंधा ठप हो गया है, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अभी जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। अनिल और कुलदीप वहाँ से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अनिल की दुकान के पास एक साधु खड़ा है। बेटा, खाना खिला दो। बेटा, बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ, कुछ खिला दो। दूध, पकौड़े, कुछ भी चलेगा। हाँ साधु जी, अभी मैं आपको खाने के लिए पकौड़े देता हूँ। मैं भी आपके लिए दूध और ओरियो लेकर आता हूँ। कुलदीप दूध और ओरियो लेकर आता है और अनिल पकोड़े। साधु अनिल के पकोड़े और कुलदीप के ओरियो बिस्किट को खाकर दूध पी लेता है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने देखा तुम दोनों मेरे पास आए तब दुखी थे। क्या बात है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनिल और कुलदीप नीतू जमींदारनी की सारी बातें साधु को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु उनसे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम दोनों जमींदारनी से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बना सकोगे, मगर तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा। साधु अपने हाथों को आगे करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही उनके हाथों में एक जादुई कढ़ाई आ जाती है। वो कढ़ाई वो अनिल को देते हुए उससे कहते हैं, ये कढ़ाई लो, इस कढ़ाई में पानी भी तेल का काम करेगा। इसमें तुम दोनों अपने अपने पकवान साथ मिलाकर बनाना और साथ में काम करना। बस पढ़ते रहो और अच्छे कर्म करो। जी साधु जी। साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुलदीप अनिल को ओरियो देता है और उसे कढ़ाई में डालकर तलने लगता है। अनिल उस ओरियो पकोड़े को बाहर निकालता है और दोनों ही उसे खाते हैं। वो ओरियो पकोड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये तो सच में स्वादिष्ट है, इसे तो हमें अभी से बेचना शुरू कर देना चाहिए। अनिल और कुलदीप दोनों ओरियो पकोड़ा बेचना शुरू करते हैं। पकौड़े पकौड़े, ओरियो पकौड़े, इसे खाकर कोई भी पेट पकड़ के ना दौड़े, क्योंकि ये है स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छे भी। तो खाओ हमारे पकौड़े। तभी वहाँ से एक व्यक्ति अपना पेट पकड़कर जा रहा था। वो ओरियो पकोड़े सुनकर रुक जाता है और कहता है, अरे ये क्या है भाई, ओरियो पकौड़े पहले कभी तो नहीं सुने। अरे सुने नहीं है तो खाकर देख लो। और भाई, तुम ये पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? अब क्या बताऊं भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गांव में कई लोगों को ये दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ओरियो पकौड़े खाऊं या ना खाऊं। खा के देख लो, क्या पता तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। पकवान है कि दवाई? लाओ खा कर देखता हूँ, एक प्लेट खिला दो। कुलदीप उस व्यक्ति को एक प्लेट ओरियो पकोड़े खाने को देता है। वो आदमी जैसे ही ओरियो पकोड़े खाता है, उसके पेट का दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई ओरियो पकौड़ा है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द चला गया। लाओ भाई, एक प्लेट और खिला दो। कुलदीप उसको एक प्लेट और देता है। दूसरी ओर गांव में लोग बीमार होने लगते हैं, जिस वजह से सारे लोग अनिल और कुलदीप के ओरियो पकोड़े खाने लगते हैं। धीरे धीरे जमींदारनी के मैगी के ग्राहक ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर जमींदारनी टीटू से कहती है, अरे क्या हुआ, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, अचानक ग्राहक कितने कम क्यों हो गए? मालकिन, वो हमारी मैगी खाकर लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया था और दूसरी ओर वो अनिल और कुलदीप कोई अजीब पकवान बेच रहे हैं। ओरियो पकौड़े, हाँ ओरियो पकौड़े बेच रहे हैं, जिसे खाने के बाद सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कोई जादुई तरीके से ओरियो पकोड़े बना रहे हैं? जी मालकिन जी, कढ़ाई में वो लोग पकौड़े बना रहे हैं। वो जादुई कढ़ाई है।
जिसे एक साधु आशीर्वाद के तौर पर उन्हें भेंट देकर गए थे। उस कढ़ाई में जो भी बनता है वो स्वादिष्ट ही होता है और बीमारी भी ठीक कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो कढ़ाई मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही रात होगी हम दोनों जाकर उस कढ़ाई को चुरा लेंगे टीटू। पहले छल किया करती थी और अब चोरी भी करने लग गई। चुप कर, जैसा कहती हूँ वैसा कर। जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में जमींदारनी और टीटू दोनों ही अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े की दुकान पर आते हैं। वो दुकान खोलकर उसमें से वो कढ़ाई ढूंढने लगते हैं। कढ़ाई मिल जाती है। जैसे ही जमींदारनी और टीटू कढ़ाई को लेकर दुकान से निकलते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि सामने प्रधान, अनिल, कुलदीप गांव वालों के साथ खड़े हैं। जमींदारनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। प्रधान जी, आप? हाँ, मैं। जब गांव में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लग गए थे, तब मैं तुम्हारी मैगी की जांच करने आया था। तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे कामगार टीटू से बात करते हुए सुना। प्रधान जी, हमने खुद देखा है इन्हें वो स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डालते हुए, जिस वजह से लोग बीमार पड़ गए थे। प्रधान जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चोरी से नहीं भाग पाओगे और हमने तुम्हें कढ़ाई चुराते हुए भी पकड़ लिया है। लालच में इतनी अंधी हो गई कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर बैठी। क्या करोगी इतने पैसों का? क्या मृत्यु के बाद एक पीतल का सिक्का भी अपने साथ ले जा पाओगी? तो किस बात का इतना लालच? तुम्हें और तुम्हारे कामगार दोनों को इस गांव से निकाला जाता है। चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रधान और गांव वाले नीतू जमींदारनी और उसके कामगार टीटू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं।